अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। हालिया दिनों में हमारे मुल्क में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक ताज़ा बहस शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सूबाई हुकूमतों ने तमाम शहरियों के लिए एक सा सिविल कोड को नाफिज करने की सिमत में संजीदा इक़दाम करने का ऐलान करके ये पैगाम देने की कोशिश की है कि साल 2019 के पार्लिमानी इलेक्शंस के मंशूर में बीजेपी का किया गया वादा पूरा किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस हमारे मुल्क में आज़ादी से पहले से चली आ रही है। इस बहस के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पूरे मुल्क के लिए एक मजमूई क़वानीन की तश्कील और तदवीन होनी है जो शादी, तलाक, नॉन नफ़ा, विरासत और गोद लेने जैसे अहम कानूनी मामलात में तमाम मजहबों और अक़ीदों के पैरोकारों के लिए एकसा तौर पर नाफिज होगा। यानी एक मुल्क और एक कानून का नज़रिया इसको पेश करता है। ये उसूल आइन के बाब 4 में आर्टिकल 44 के तहत आता है जो कि रियासत के लिए रहनुमा उसूलों से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत भारतीय रियासत के पूरे इलाके में तमाम शहरियों के लिए एकसा सिविल कोड को नाफिज करने की कोशिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट में साल 2019 में पहली बार पिटीशन दाखिल करके यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज की कोशिश की गई, जिसके बाद पूरे मुल्क में एक बड़ी बहस शुरू हो गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि मुल्क की सालमियत और वहदानियत के इर्तिका, नीस जिनसी मसावत, इंसाफ और खवातीन को इज्जत और एहतराम फराहम करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस अंग्रेजों के जमाने में ही शुरू हो गई थी। अक्टूबर 1840 में लिक्स लोसी रिपोर्ट के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जराइम, शवाहिद और मुआहदों से मुतल्लिक़ क़वानीन की ज़ाब्ताबंदी में इकसानियत की ज़रूरत पर जोर दिया। ताहम इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि हिंदुओं और मुसलमानों के मजहबी क़वानीन या पर्सनल लॉ को इस ज़ुमरे से बाहर रखा जाए, यानी इस कोडिफिकेशन के जरिए यहाँ पर आबाद कौमों के मजहबी अक़ायद और जज्बात को ना छेड़ा जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब बरतानिया की हुकूमत ने 1857 के इनक़लाब के बाद हमारे मुल्क को अपने ज़ेर हुकूमत लिया तो पहली बार क़वानीन की बाकायदा तदवीन अमल में आई। ताहम 1859 में मलिका विक्टोरिया के एलानिया में ये यकीन दहानी कराई गई कि हुकूमत बरतानिया हमारे मुल्क में मजहबी मामलात के सिलसिले में किसी भी तरह की कोई भी मदाखलत नहीं करेगी। चुनांचे इस दौरान हमारे मुल्क में क्रिमिनल और सिविल क़वानीन की तदवीन और तश्कील का अमल जारी रहा, लेकिन पर्सनल लॉ के साथ कोई भी तरमीम नहीं वाक़ई हुई और तमाम ही तबक़ात अपने मखसूस उसूल और क़वानीन के साथ बाक़ी रहे। हमारे मुल्क में आज़ादी के बाद पहली बार पर्सनल लॉ के मामले में उस वक्त मदाखलत शुरू हुई जब जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की तदवीन नीस पर्सनल लॉ के खात्मे की कोशिश की। 4 तरफ मुखालिफत के बाद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तश्कील और निफाज का शोशा दस्तूर में शामिल कर दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दस्तूर साज असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान कहा था कि किसी को इस बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर रियासत के पास ताकत है तो रियासत फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद करेगी। यह रहनुमा उसूल मुसलमानों के लिए काबिल एतराज़ साबित हो सकता है, ईसाई या किसी और मजहबी कम्युनिटी की तरफ से एतराज़ हो सकता है। मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ से इस पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। इस दौरान हिंदू मजहब से मुतल्लिक़ कई अहम इस्लाही इक़दाम कानूनी शक्ल में किए गए। 1956 में हिंदू विरासती कानून बना। इस कानून के जरिए लड़कियों को मूरसी विरासत का हक फराहम किया गया। इस कानून में साल 2005 में दोबारा तरमीम भी की गई। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, गोद लेने, नीज़ नानो निफ़ा से मुतल्लिक़ कानून के अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट काबिल ज़िक्र है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी हुकूमत की जानिब से वक्तन फ़वक्तन दखल अंदाजी होती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ पर बहस करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज के उस वक्त सिफारिश कर दी जब मशहूर ज़माना शाहबानो केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस था। 1985 में मुस्लिम औरत का नान नफ़ा भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के दफ़ा 125 के तहत ज़ेर अमल करार दिया गया, जिसके बाद किसी भी मजहब की शादीशुदा या मुतलक़ औरत CRPC की दफ़ा 125 के तहत अपने शोहर से नान नफ़ा तलब कर सकती है और अदालत को पूरा इख्तियार है कि वो अपनी कानूनी स्वाबदीद से शोहर के ऊपर नान व नफ़े की जिम्मेदारी आयद कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2009 में शाहना बानो बनाम इमरान खान के फैसले में एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि एक मुस्लिम औरत इद्दत की मुद्दत गुजरने के बाद भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफ़ा 125 के तहत अपने साबिक़ा शौहर से नान नफ़ा तलब कर सकती है और अदालत इस मुतलक़ा को उसकी दूसरी शादी होने तक के लिए नान नफ़ा देने का हुक्म दे सकती है।
जबकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफा 127(3) के तहत मुस्लिम पर्सन लॉ को अलहदा रखा गया था। निज मुस्लिम पर्सन लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 की दफा 2 के तहत फराहम तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल नहीं किया गया था। तलाक का उसूल और उसके तरीक़े पर्सन लॉ में बताए गए हैं। 3 तलाक से मुताल्लिक़ मुक़द्दमा सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का साल 2017 में फैसला करते हुए 3 तलाक के अमल को गैर दस्तूरी करार दे दिया, जबकि पर्सन लॉ के ज़ुमरे में आने वाले शरई क़वानीन की रोशनी में 3 तलाक को तलाक की एक किस्म की सूरत में शामिल किया गया है। और फिर मरकज़ी हुकूमत ने एक अलग कानून बनाकर 3 तलाक को न सिर्फ गैर दस्तूरी और गैर कानूनी करार दिया, बल्कि 3 तलाक देने की सज़ा 3 साल कैद भी मुतय्यन कर दी। 3 तलाक कानून मौजूदा मरकज़ी हुकूमत ने 1 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में पास किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे मुल्क में एक सियासी मसला है। मजहबी मामलात या पर्सन लॉ में मदाखलत तो हमारे मुल्क में होती रही है, ताहम यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मौजू है जो सियासी हलकों से निकलता है और मजहबी हलकों पर छा जाता है। खुसूसन मुस्लिम अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जमातें और इदारे सबसे पहले रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं, जबकि आज तक किसी भी जानिब से यूनिफॉर्म सिविल कोड का ना तो कोई खाका मंजर-ए-आम पर आया है और ना ही कोई मसवदा। किसी के पास इस सिलसिले में कोई लाए-ए-अमल भी मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर कोई तज्ज़िया पेश करना मुमकिन हो। सही बात यह है कि अभी तक इस दावे की भी कोई बुनियाद सामने नहीं आ सकी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की शक्ल में हिंदू कोविड बिल को पेश किया जाएगा, जो कि हिंदू मजहब से मुताल्लिक़ उसूल और ज़वाबित निज़ पर्सन लॉ का मजमुआ होगा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मौजूदा मरकज़ी हुकूमत ने साल 2016 में लॉ कमीशन से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक मुफस्सिल रिपोर्ट माह सिफारिशात तलब की थी, ताहम अभी तक लॉ कमीशन की जानिब से कोई भी खाका या लाए-अमल पेश नहीं हो सका, जबकि लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज के इम्कानात पर कोई मुस्बित इशारा भी नहीं दिया है। अलबत्ता मुरव्वजा मुतअद्दिद मज़ाहिब के पर्सन लॉ की इस्लाह की जानिब वक्तन फ़वक्तन तवज्जो मबज़ूल कराने की कोशिश करता रहा है। हमारे मुल्क में खानदानी निज़ाम या पर्सन लॉ के तहत तस्लीम शुदा अहम मामलात में शादी, तलाक, नानो निफ़ा मीरासी हैं। इनमें से शादी, तलाक और नानो निफ़ा में मुसलमान बहैसियत कौम अपनी बेराह रवी पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं, जिसके बाद अदलिया और क़वानीन ने मदाखलत का आगाज़ किया, जिसे पर्सन लॉ में मदाखलत कहा जा सकता है। इस्लाम में विरासत का निज़ाम तमाम विरासती निज़ामों में सबसे अच्छा और मुनज़्ज़म तस्लीम किया जाता है, जबकि अमली तौर पर मुसलमान ख़वातीन और लड़कियों को विरासत से महरूम रखते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज की अहम वजह समाज में ख़वातीन को उनका हक दिलाना बताया जाता है, और हक़ाइक़ को सामने रखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले को अगरचे मुसलमान सिर्फ अपने ऊपर सियासी हमला ताबिर करते हैं, ताहम ये मसला मुसलमानों से ज़्यादा दीगर मज़ाहिब और कौमों के लिए भी है, क्योंकि हमारे मुल्क में एक मजहब और एक तहजीब नहीं रह रही है, बल्कि हर 100 किलोमीटर के फासले पर ज़बान, तहजीब, रिवायत और समाजी अक़दार में फ़र्क साफ महसूस किया जा सकता है। मुस्लिम मजहबी क़यादत को सियासी हथकंडों से नबर्दाज़मा होने या उनके हर बार को अपने सीने पर लेने से गुरेज करना चाहिए। अभी ज़रूरत इस बात की है कि हम इस मसवदे या खाके का इंतज़ार करें जो किसी के पास मौजूद नहीं है, बजाय इसके कि हम वावेला इतना मचा दें कि बीजेपी को इसके सियासी मफादात सिर्फ कुछ बयानबाजियों पर ही हासिल हो जाए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियो देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।